आइए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि भारत की मिट्टी में गूंजता है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान योद्धा की जिनका नाम सुनकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इस कहानी में सिर्फ तलवारों की खनक नहीं है, बल्कि कूटनीति है, एक अमर प्रेम कथा है और एक ऐसा क्लाइमैक्स है जो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। अब इससे पहले कि हम एकदम शुरुआत से शुरू करें, जरा इस मशहूर कविता पर गौर करते हैं। ये कोई आम कविता नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का एकदम सटीक गणितीय सूत्र है। जरा कल्पना कीजिए, एक राजा जिसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई है, वो भरी सभा में अपने ही अपहरणकर्ता पर निशाना साधने के लिए खड़ा है, और ये कविता उसे रास्ता दिखा रही है। ये वो पल है जहां इतिहास और किंवदंतियां आपस में मिल जाती हैं। लेकिन वो इस हाल तक पहुंचे कैसे? आइए फ्लैशबैक में चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, एक भविष्यवाणी और एक लेजेंड का जन्म। बात है साल 1166 की। राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने तभी कह दिया था कि ये बालक आगे चलकर पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज करेगा। इसीलिए नाम पड़ा पृथ्वीराज। और उनके बचपन की एक घटना ने इस बात पर मोहर भी लगा दी। कहा जाता है कि एक बार जंगल में शिकार के दौरान एक विशालकाय खूंखार शेर ने उन पर अचानक हमला कर दिया। साथी तो घबरा गए, लेकिन युवा पृथ्वीराज बिना किसी हथियार के वहीं डटे रहे। उन्होंने शेर के जबड़े को अपने नंगे हाथों से पकड़ा और अपनी अपार शारीरिक ताकत से उसे फाड़ दिया। मतलब जन्म से ही वो एक निडर योद्धा थे। अब देखिए उनका सत्ता का सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। नियति ने बहुत जल्दी उनका इम्तिहान लिया। सिर्फ 11 साल की उम्र थी जब पिता का साया उठ गया, और 14 साल की उम्र तक आते आते अपनी माता रानी कर्पूरी देवी के मार्गदर्शन में उन्होंने नागार्जुन जैसे बागियों का विद्रोह पूरी तरह कुचल दिया था और सत्ता पूरी तरह अपने हाथों में ले ली थी। 14 साल, जरा सोचिए। खैर, इस युवा सम्राट के पास एक ऐसी प्राचीन और दुर्लभ कला थी जो आज के जमाने में किसी सुपर पावर से कम नहीं लगती। शब्द भेदी बाण। इसका मतलब है सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे अपने लक्ष्य को एकदम सटीक भेदना। ये एक ऐसा हुनर था जो कहानी के एकदम आखिरी मोड़ पर वापस आएगा, तो इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, एक साम्राज्य का उदय और राजपूत शक्ति का विस्तार। अपने राज्य के अंदर शांति स्थापित करने के बाद उन्होंने एक महान साम्राज्य बनाने पर ध्यान लगाया। राजस्थान, पश्चिमी यूपी, पंजाब, इनका साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। 1182 में महोबा का युद्ध बहुत मशहूर है, जहां उनका सामना आला और उदर जैसे अमर योद्धाओं से हुआ। भारी नुकसान के बावजूद जीत उनकी ही हुई। लेकिन सबसे बड़ा रणनीतिक कदम था दिल्ली को अपनी दूसरी राजधानी बनाना और वहां किला राय पिथौरा खड़ा करना। आते हैं भाग 3 पर, प्रतिद्वंदिता, शाही रोमांस और जयचंद के साथ दुश्मनी। अब पृथ्वीराज के इस बढ़ते रुतबे से कन्नौज के राजा जयचंद बिल्कुल खुश नहीं थे। ये सियासी लड़ाई बहुत जल्द एक कड़वी पर्सनल दुश्मनी में बदल गई, और यहीं से पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की वो मशहूर प्रेम कथा शुरू होती है। जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी थी। जयचंद ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए एक भव्य स्वयंवर रखा। पृथ्वीराज को बुलाया नहीं गया, बल्कि मुख्य द्वार पर द्वारपाल की जगह उनकी एक मूर्ति खड़ी कर दी गई। लेकिन राजकुमारी संयोगिता ने सारी महफिल को नजरअंदाज करते हुए सीधा जाकर उसी मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। और फिर क्या था? उसी वक्त पृथ्वीराज अपने कुछ खास सैनिकों के साथ वहां अचानक प्रकट हुए। सबके सामने संयोगिता को घोड़े पर बिठाया और सीधे दिल्ली निकल गए। रास्ते में जयचंद की सेना ने पीछा किया, भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वो सुरक्षित निकल गए। एक तरफ तो ये एक अमर प्रेम कथा बन गई, लेकिन दूसरी तरफ इस दुश्मनी ने राजपूत साम्राज्यों के बीच ऐसी गहरी खाई खोद दी कि वो विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कभी एकजुट नहीं हो पाए। और यहीं से कहानी एक डार्क टर्न लेती है। भाग 4, तराइन का प्रथम युद्ध, साल 1191 का टकराव। पश्चिम से मोहम्मद गोरी का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जो सिर्फ लूटना नहीं बल्कि अपना राज कायम करना चाहता था।
1191 में तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, दो बिल्कुल अलग युद्ध शैलियों का टकराव था। राजपूत योद्धा आमने सामने की सीधी और सम्मानजनक लड़ाई में यकीन रखते थे। उनके पास हाथियों की विशाल सेना थी। वहीं गोरी की सेना हिट एंड रन वाली रणनीति अपनाती थी, मतलब घुड़सवार तीरंदाज दूर से अचानक हमला करते और भाग निकलते। लेकिन तराइन के पहले युद्ध में राजपूतों का वो सीधा और भयंकर हमला गौरी की चालों पर भारी पड़ा। गौरी खुद युद्ध के बीच गंभीर रूप से घायल हो गया। वो बेहोश होकर अपने घोड़े से गिरने ही वाला था कि उसके एक सैनिक ने उसे बचा लिया। गौरी की सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। ये एक बहुत बड़ी शानदार राजपूत विजय थी। लेकिन जीत के बाद सम्राट पृथ्वीराज ने एक ऐसा कदम उठाया जिस पर आज भी चर्चा होती है। उन्होंने भागते हुए दुश्मन का पीछा नहीं किया, बल्कि मोहम्मद गोरी को जीवन दान दे दिया। उन्होंने उसे माफ कर दिया। आज के आधुनिक इतिहासकार इस अत्यधिक उदारता को पृथ्वीराज सिंड्रोम कहते हैं, यानी दुश्मन पर दया दिखाना और उसे फिर से ताकतवर बनने का मौका दे देना। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या युद्ध के मैदान में दिखाई गई ये सम्मानजनक दया उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित होने वाली थी? ये वो मोड़ है जहां से ये पूरी गाथा एक बेहद दुखद दिशा में मुड़ जाती है। भाग 5, धोखा, दुखद हार और तराइन का दूसरा युद्ध। अपनी हार से अपमानित गोरी शांत बैठने वालों में से तो था नहीं। उसने 1 साल तक तैयारी की और 1192 में वापस लौट आया। इस बार उसने एक कूटनीतिक चाल बुना। उसने पृथ्वीराज को शांति वार्ता का झूठा संदेश भेजा। राजपूत सेना जो युद्ध के नियमों का सम्मान करती थी, वो इस धोखे में आ गई और उन्होंने रात में अपनी सतर्कता कम कर दी। अगली सुबह भोर में जब सैनिक सो रहे थे या अपने कामों में व्यस्त थे, गोरी ने अचानक उन पर एक विनाशकारी हमला कर दिया। ये कोई सम्मानजनक युद्ध नहीं था, ये एक बहुत बड़ा धोखा था। इस अचानक हुए हमले से एक महान सेना बिखर गई। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। सच कहूं तो यह हार वीरता के कमी के कारण नहीं, बल्कि दुश्मन की चालाकी को कम आंकने की वजह से हुई थी। और इसी के साथ भारत में विदेशी शासन की नींव पड़ गई। आखिर में भाग 6, आंखों पर पट्टी बंधे तीरंदाज का बदला और वो अंतिम किंवदंती। भले ही इस युद्ध के बाद के इतिहास पर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय हो, लेकिन पृथ्वीराज रासो की जो अंतिम किंवदंती है वो आज भी अमर है। महाकाव्य के अनुसार बंदी सम्राट को अफगानिस्तान के गजनी ले जाया गया। गोरी चाहता था कि वो उसके सामने आंखें झुका लें, पर एक सच्चा राजपूत सम्राट मृत्यु को गले लगा लेगा, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ेगा। जब उन्होंने इनकार किया तो क्रोध में आकर गोरी ने गर्म लोहे की सलाखों से उनकी आंखें फोड़ देने का क्रूर आदेश दिया। वो शारीरिक रूप से अंधे जरूर हो गए, लेकिन उनका अदम्य साहस बिल्कुल नहीं टूटा था। जब ये खबर उनके परम मित्र और कवि चंदबरदाई तक पहुंची तो वे किसी तरह गजनी आ गए। वहां उन्होंने एक चाल चली। गोरी के अहंकार को चुनौती देते हुए कहा कि हमारे सम्राट नेत्रहीन होने के बाद भी शब्दभेदी बाण चला सकते हैं। गोरी ने इसे एक मजाक समझा और भरी सभा में अंधे राजा का मजाक उड़ाने के लिए एक तीरंदाजी प्रदर्शन का आयोजन करवाया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। बेड़ियों से मुक्त सम्राट के हाथ में धनुष बाण था। ऊंचे सिंहासन पर बैठा गोरी तमाशा देख रहा था। तभी चंदबरदाई ने वो कविता पढ़ी, 4 बांस 24 गज। इस कविता ने पृथ्वीराज को गोरी की बिल्कुल सटीक दूरी और ऊंचाई का गणित बता दिया। जैसे ही गोरी ने आवाज लगाई, पृथ्वीराज ने उस आवाज को लक्ष्य बनाया और तीर सीधा गोरी के सीने को चीरता हुआ निकल गया। एक नेत्रहीन सम्राट ने अपने अपमान का सबसे बड़ा बदला ले लिया था। इतिहासकार गोरी की मृत्यु के समय और इस कहानी की सत्यता पर बहस जरूर करते हैं, लेकिन ये किंवदंती राजपूतों की असीम वीरता की एक अमर विरासत बन चुकी है। यह हमें दिखाती है कि भौतिक हार के बाद भी एक योद्धा का सम्मान कभी नहीं मरता। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक विचार हम सबके सामने है। क्या इतिहास के पन्नों में सच्ची जीत सिर्फ युद्ध के मैदान और जमीन को जीतने में है, या फिर तमाम चुनौतियों और धोखे के बावजूद अपने सम्मान, स्वाभिमान और साहस की एक ऐसी अमर विरासत पीछे छोड़ जाने में है जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में धड़कती रहे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इतिहास की इस रोमांचक गाथा में आज के लिए बस इतना ही।